तो इस चैप्टर का आखिरी भाग पे हम आ चुके हैं और वो आखिरी भाग है परिवर्तित द्रव्यमान निकाय, मतलब वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम में क्या क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अभी तक आपने जो न्यूटन का दूसरा नियम था उससे आपने बल का क्या निकाला था सूत्र, dp बटा dt, है ना। मतलब p का मतलब संवेग का डिफरेंशिएशन करते थे तो बल निकल के आता था। सही है। अब संवेग में क्या क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है और वेग भी होता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप m को कांस्टेंट मान लेते थे, है ना। तो m को कांस्टेंट मान के जब किया जाए, नियत मान के किया जाए, तो ये m dv बाई dt आया करता था। लेकिन अब m जो है वो नियत नहीं रहेगा, वो भी परिवर्तित होगा। तो अगर वो परिवर्तित होगा तो अब v को कांस्टेंट मानोगे और dm बाई dt मानोगे। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो हमने पढ़ रखा है m dv बाई dt। अब ये हमारे लिए एक नया निकल के आएगा कि v dm बाई dt, तो इसको बोलेंगे v रिलेटिव, सापेक्षिक वेग है ये। किस चीज़ का वेग है, तो निकाय का द्रव्यमान किस दर से कम या ज़्यादा हो रहा है वो v है ये। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये एक तरह का फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स मतलब प्रणोद बल। ठीक है, प्रणोद बल। तो प्रणोद बल का सूत्र क्या होगा, v रिलेटिव dm बाई dt। ठीक है, और v रिलेटिव क्या होगा कि द्रव्यमान कम या ज़्यादा होने का वेग, कि कितने दर से ये कम या ज़्यादा हो रहा है किसी निकाय का द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक उदाहरण है वह है रॉकेट प्रोपल्शन, मतलब रॉकेट प्रक्षेपण। ठीक है, रॉकेट प्रक्षेपण, इसमें क्या होगा, जैसे ही रॉकेट ऊपर जा रहा होता है तो उसके अंदर जो ईंधन है वो जल रहा होता है और वो धुआं बन के बाहर निकल रहा होता है, तो एग्जॉस्ट गैस हो रहा है। तो सिस्टम से मास जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि पहले जो भी ईंधन था वो इतना था, अब वो जल जल के कम हो रहा है। तो पूरे निकाय में जो द्रव्यमान है उसमें कमी आ रही है। तो ऐसे निकाय को क्या बोलेंगे, परिवर्तित द्रव्यमान निकाय। ठीक है, तो आगे हम लोग और देखते हैं कि किस किस प्रकार से पूरे निकाय में द्रव्यमान ज़्यादा या कम हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी वस्तु देख रहे थे उसका द्रव्यमान नियत रह रहा था। पर अब द्रव्यमान अगर निकाय का परिवर्तित होगा तो वो एक एक्स्ट्रा फोर्स निकालेगा, वो एक अलग तरह का बल निकालेगा जिसको बोलेंगे प्रणोद बल। ठीक है, तो प्रणोद बल का सूत्र क्या होता है, v रिलेटिव dm बाई dt होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से वेरिएबल मास या परिवर्तित द्रव्यमान का निकाय बनेगा, कहाँ कहाँ द्रव्यमान समय के साथ बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ द्रव्यमान समय के साथ घट रहा है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फिर रॉकेट प्रोपल्शन का देखेंगे कि कैसे ये ऊपर उड़ के जाता है और किसी भी समय t समय पर उसका वेग बाहर में, आसमान में, आकाश में कितना होगा। ठीक है, ये देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम में मास वेरी कर रहा होता है। सिस्टम में जो भी मास है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा होता है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, न्यूटन के नियम्स, वर्क पावर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास तक भी पहुंच गए, उसमें जब भी कोई सिस्टम हमने देखा उसका मास चेंज नहीं हो रहा था, वो कांस्टेंट मास रह रहा था। बट अब ये जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइम के साथ किसी भी सिस्टम का मास चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पहले सिस्टम जरा देखते हैं कि कैसा ऐसा सिस्टम कहाँ से लाएं जिसमें मास चेंज हो रहा हो टाइम के साथ। तो पहले उस एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें टाइम के साथ मास चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ऑयल का ड्रॉप है, एक तेल का बूंद है इसमें, है ना, तेल का बूंद रखा हुआ है। तो इसमें बाहर से डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल चिपकने लगते हैं। तो जब डस्ट पार्टिकल उसमें चिपकने लगेंगे तो इसके ऊपर में लेयर ऐसे जमने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब टाइम के साथ इसका जो मास है वो बढ़ रहा है। तो अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब dm बाई dt का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मास में चेंज पॉजिटिव होना मतलब बढ़ना।
समझ में आ रहा है? तो टाइम के साथ अगर मास बढ़ता है तो dm/dt पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या लिखोगे? ऑयल डस्ट स्टिक्स ऑन ऑयल ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जाम्पल कह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो नल है, नल से जब पानी गिर रहा होता है तो अगर आप किसी कंटेनर में आप देखें तो पहले खाली था, उसके बाद आप क्या देखेंगे? इतना पानी होगा, फिर कुछ समय बाद इतना पानी होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। तो टाइम के साथ मास जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भी आप क्या बोलेंगे? dm/dt जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे एक सिस्टम है, इसमें आप कुछ रेत गिरा रहे हैं, सपोज रेत यहाँ पे एक हॉपर है, इसे रेत गिर रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब रेत है, जो सैंड है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा कि dm/dt इसमें भी पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन हर बार बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे नंबर 4 देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि पानी पहले से भरा हुआ था और आपने क्या किया? यहाँ पर छेद कर दिया। तो छेद करने से क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। तो टाइम के साथ ये पानी जो है वो कम होने लगेगा। तो इस जगह में आप dm/dt क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि इससे मास डिक्रीज हो रहा है। जब सिस्टम से मास डिक्रीज होता है तो बोलते हैं dm/dt नेगेटिव है, ठीक है। और देखते हैं। और पानी भर गया, इसमें पानी आपने खोल दिया। और क्या हो सकता है? और देखिए, रॉकेट है, ये रॉकेट है ना। रॉकेट में जब आप इसमें आग लगा देते हैं तो यहाँ से धुआं जल के बाहर निकलने लगता है ना। तो इसके अंदर पहले क्या था? केमिकल्स था, केमिकल। तो वो केमिकल का कुछ मास होगा। अब वो जब जल के बाहर निकल गया, धुआं बन गया, तो इस सिस्टम से मास कम हो गया। तो इसका मतलब dm/dt इसका क्या है? dm/dt नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में क्या हो रहा है? मास टाइम के साथ कम हो रहा है। ऐसे सिस्टम में भी कम हो रहा है, इसमें मास बढ़ रहा है सिस्टम में, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जिनमें मास जो है वो बढ़ रहा होता है, ये कम हो रहा होता है। तो ऐसे सिस्टम को हमें स्टडी करना है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब वो रॉकेट के बारे में देखते हैं। अब ये रॉकेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई आपने ऐसे आग लगाया तो अपने आप ही वो ऊपर जाने लग जाता है, उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। तो आपने कभी ये चीज़ सोचा कि रॉकेट में आप आग लगा के फेंकते थोड़ी हो, हाथ से बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लगाते। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होता था। सेकेंड लॉ में हमने क्या सीखा था? नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब m/dv/dt होता था एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो किसी ने फोर्स तो लगाया ही नहीं। तो न्यूटन ने कहा था जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो सिस्टम में स्पीड चेंज होगी नहीं। पर ये इतना स्पीड इसका चेंज होता जाता है, ये कहाँ से आया? तो यही एक थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स जो इस सिस्टम को एक्सेलरेट करवाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, आप बस इसे हल्के से रख के आग लगा देते हो, है ना। तो इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो अगर ये फोर्स 0 हो गया तो ये वाला पार्ट 0 हो गया यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे इसको? 0 = m/dv/dt प्लस v रिलेटिव dm/dt, यही लिखेंगे। और ये dv/dt ही तो एक्सेलरेशन था। इसका मतलब ma = v रिलेटिव dm/dt। तो यही एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो दिस एक्सेलरेशन is not due to external force, ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं आया, बट ड्यू टू वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है ना। वेरिएबल मास सिस्टम के कारण ये एक्सेलरेशन आता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इसे से मास डिवाइड कर दोगे तो ये थ्रस्ट फोर्स से मास डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है
वेरिएबल मास सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन मिलता है ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है फिर भी सिस्टम एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, उसको देखते हैं। तो आइए थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या था? थ्रस्ट फोर्स था v रिलेटिव dm बाई dt, है ना। ये वेक्टर सारे वेक्टर है। ठीक है, तो देखो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में मास कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, पहले वो समझते हैं। तो इस सिस्टम में मास कम हो रहा है क्योंकि जो अंदर में फ्यूल है या फिर केमिकल मान लीजिए वो जल रहा है, वो बर्न हो रहा है और वो धुआं बन के बाहर निकल रहा है, तो सिस्टम से मास जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे dm बाई dt क्या हो गया? dm बाई dt हो गया नेगेटिव। ठीक है, अच्छा तो अगर आप इसी में बैठकर देखेंगे, इसमें बैठकर देखेंगे तो ये किधर जाता हुआ दिखेगा? गैस किधर निकलता हुआ दिखेगा? तो गैस इस डायरेक्शन में निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो v रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस समथिंग u मान लो, चलो, है ना, आई कैप। इधर मैंने ले रखा है प्लस आई कैप, ऐसे ले रखा है। ठीक है, तो माइनस u आई कैप हो गया। तो अगर आप थ्रस्ट फोर्स की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस u आई कैप, है ना। और dm बाई dt भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। dm बाई dt भी क्या बन गया? नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको फोर्स मिलेगी। तो किधर है पॉजिटिव? किधर है पॉजिटिव? इधर है। इसका मतलब ये जो रॉकेट है वो आगे के डायरेक्शन में इसको थ्रस्ट फोर्स मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो dm बाई dt है नेगेटिव, u भी है नेगेटिव, थ्रस्ट फोर्स बन गया पॉजिटिव, इसीलिए ये रॉकेट आगे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, नंबर 2 वाले देखते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से लिक्विड जो है वो इस डायरेक्शन में निकल रही है u वेलोसिटी से, मतलब v रिलेटिव ही आपका इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे जाके लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो आपका v रिलेटिव किधर है? तो v रिलेटिव है प्लस u आई कैप में, है ना। इधर आपने प्लस आई कैप ले रखा है, लेकिन इस सिस्टम से मास जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, है ना। अगर सिस्टम में मास कम होता है तो dm बाई dt नेगेटिव होता है, अगर सिस्टम से मास बढ़ता है तो dm बाई dt पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आप थ्रस्ट फोर्स देखेंगे, थ्रस्ट फोर्स तो v रिलेटिव प्लस के तरफ और dm बाई dt नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन गया? नेगेटिव। इसका मतलब इसको थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगी, तो थ्रस्ट फोर्स इधर मिलती है। ठीक है, तो अगर पानी इधर निकलता है तो ये कंटेनर पीछे की ओर जाता है। ठीक है, तो आप भी ये चीज़ फील किए होंगे कभी, अगर हाई प्रेशर वाले में इधर जैसा भी निकालेंगे तो पीछे की तरफ जाने लगता है। जो पाइप होता है, पाइप में आप देखते होंगे बहुत तेज पानी निकलता है तो पाइप पीछे की ओर जाने लगता है ना। तो ये चीज़ समझ आ गया। अब यहाँ देखो, इसमें अगर मैंने यहाँ पर छेद कर दिया इस जगह पे, है ना, इस जगह पे छेद किया है और मैंने बता दिया कि इनिशियली ये पहले से ही इधर जा रहा था, v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, v नॉट से खुद ही जा रहा था, है ना। और आपने यहाँ पे छेद कर दिया तो यहाँ से लिक्विड गिरने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो अब बताओ इसको किस डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स मिलेगी? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। किधर मिलेगी सोचो? मुझे पता है मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है इसका गलत आंसर देते हैं। किधर आएगा? राइट साइड, लेफ्ट, अप, डाउन, किधर आएगा? आंसर इज नन ऑफ। थ्रस्ट फोर्स डेवलप ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखते हैं। माना dm बाई dt नेगेटिव है,
ये मैंने मान लिया। नेगेटिव क्यों मान लिया, मतलब सच है ये बात। तो dm/dt नेगेटिव है क्योंकि पानी कम हो रहा है ना, क्योंकि ये निकल रहा है। ठीक, अब अगर आप v रिलेटिव निकालेंगे तो v रिलेटिव मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, यही करोगे ना, v रिलेटिव यही होगा। अब वाटर की वेलोसिटी क्या होगी, देखो ये वही हो गया रॉकेट एरोप्लेन वाली बात हो गई, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे कि एक रॉकेट जा रहा है और उसने बॉम्ब नीचे गिराया, तो अगर वो उससे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी वो अक्वायर कर लेता है पहले ही, तो बॉम्ब जो है वो एरोप्लेन की वेलोसिटी लेकर ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल की तरह, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी इधर ही हो गई। ठीक है, और ये ऐसे जाके गिरता हुआ नजर आएगा, तो इसकी भी वेलोसिटी v0 i कैप और इसकी वेलोसिटी v0 i कैप, तो ये क्या आ गया 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं आया, इसीलिए थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स इज 0, तो थ्रस्ट फोर्स डेवलप ही नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में इसको फोर्स नहीं मिल रहा होगा। तो इस ट्रॉली की वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थे, है ना, ऐसे नहीं कि कोई थ्रस्ट फोर्स ही नहीं आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी जो पहले थी वही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, अब अगर मोमेंटम के बारे में आपसे मैं पूछ देता कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या ट्रॉली और इस वाटर का, दोनों का सिस्टम ले लें तो नहीं, कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, इसकी वेलोसिटी इधर भी हो जाएगी कुछ समय पे बाद, है ना, तो फिर इस डायरेक्शन वाला आप कैसे कंजर्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को अगर देखा जाए, पूरे सिस्टम को देखा जाए, चलो ये हटा दे, तो इस पूरे सिस्टम में यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी मिल रहा है इसको, है ना, mg अगर आप नेग्लेक्ट कर भी रहे थे पर नॉर्मल नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, कभी भी अगर नीचे होल करते हैं तो इस ट्रॉली की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज थ्रस्ट फोर्स ही डेवलप नहीं हो रहा, और मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, दोनों का वाटर एंड ट्रॉली एज ए सिस्टम नहीं कंजर्व होगा, क्योंकि इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं हो रहा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना होता है। अब रॉकेट प्रोपल्शन में देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है और कैसे थ्रस्ट फोर्स डेवलप होता है, और कुछ क्वेश्चंस फिर लगाते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, थ्रस्ट फोर्स के बेस्ड। ठीक है, तो आइए रॉकेट प्रोपल्शन में देखते हैं कि इसमें थ्रस्ट फोर्स कितना जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या मैंने लिया है सिचुएशन कि t=0 पे रॉकेट का मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा था, मान लेते हैं। ठीक है, और किसी भी t टाइम पर dm मास फ्यूल का बर्न हो चुका है, मतलब जल चुका है, वो खाक बन चुका है, वो राख बन चुका है। ठीक है ना, तो वो एग्जॉस्ट गैस के तरह बनकर बाहर निकल रहा है dm मास से, और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है v रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब बताओ इस रॉकेट का मास कितना हुआ, रॉकेट का मास m है और फ्यूल के साथ इसका मास m है ना, मान लो यहाँ पे ईंधन है, उसकी जो फ्यूल है वो भी है, तो ये दोनों मिलकर m है, तो उसमें से dm जल चुका है, तो बचा कितना, तो m माइनस dm बचा हुआ है, तो अब इसका मास क्या हो गया, m माइनस dm, ये इसकी मास हो गई। ठीक है, तो इसके मास के निकलने के कारण ये वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अब v प्लस dv, मान लेते हैं dv वेलोसिटी में बदलाव आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं है, और इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मुझे सभी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए होगी, तो इसकी वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ dm with respect to ground will be velocity of dm with respect to this rocket, तो उसको v रिलेटिव बोलेंगे, प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यही होगा ना। देखो क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ, v रिलेटिव इज इक्वल्स टू
वेलोसिटी ऑफ रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ डीएम, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ डीएम क्या होगा, v रिलेटिव प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो v रिलेटिव तो v रिलेटिव ही रहा, मुझे पता नहीं ये किधर जा रहा है, तो मैंने v रिलेटिव नॉर्मल एक वेक्टर बना लिया। हो सकता है हॉरिजॉन्टल जाए, हो सकता है एंगल पे जाए, कैसे भी हो सकता है, तो मैंने v रिलेटिव ले लिया। और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना है, v प्लस डी वी, ये है, ठीक है। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ dm आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, है ना। तो इनिशियल मोमेंटम केवल इसी की है, तो आप लिखोगे m इंटू वी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम में कौन कौन आएगा, एक ये भी आएगा और ये भी दोनों के आएंगे, सही है। तो मुझे पता नहीं है किस डायरेक्शन में, मैंने इसे वेक्टर बना रखा है, तो आप लिखोगे dm मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, vdm से। और vdm क्या है, vdm है v रिलेटिव प्लस v प्लस dv, ठीक है ना। तो ये dm है, ओके, प्लस इसका मोमेंटम क्या है, m माइनस dm, ये इसकी फाइनल मास है, इसको इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v प्लस डी वी, है ना। अच्छा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो ये क्या बन जाएगा, dm इंटू वी रिलेटिव प्लस v इंटू डी एम प्लस dm इंटू डी वी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, m v, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस m dv, ठीक है। इसको इससे किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस v dm, ठीक है। तो देखो प्लस v dm माइनस v dm कैंसल, और क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, तो दो छोटे चीज अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे mv लिखा हुआ है, तो यहाँ से mv और यहाँ से mv कैंसिल हो गया, सही है। तो इधर क्या बचा, जीरो, है ना। अब यहाँ क्या है, dm v रिलेटिव, तो v रिलेटिव को पहले लिख देते हैं, dm को बाद में लिख लेते हैं, और क्या करते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, ठीक है ना। तो ये हो गया जीरो, इधर क्या हो गया, जीरो, और इधर क्या है, v रिलेटिव dm, और इधर क्या है, m dv है, ठीक है। इसको मैं dt से डिवाइड कर रहा हूँ, तो dt से डिवाइड करने पे और इसको ले आते हैं इधर, है ना, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस m dv बाई dt इक्वल्स टू v रिलेटिव dm बाई dt। तो यही चीज़ तो मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा रखा, लेकिन फिर भी सिस्टम एक्सेलरेट कर सकती है, और वो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, यही तो होगा। तो हो जाएगा ma इक्वल्स टू माइनस वी रिलेटिव dm बाई dt, है ना। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। तो रॉकेट प्रोपल्शन में उसको जो एक्सेलरेशन मिलता है वो मास के वेरिएशन के कारण मिलता है, ठीक। अब मैं नेक्स्ट आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ कि अगर रॉकेट वर्टिकल डायरेक्शन में जाए, ऐसे जाए, इस डायरेक्शन में जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे, तब बताना है किसी भी t टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बहुत भारी होता है रॉकेट, अगर आप देखे भी होगे टीवी वगैरह में, तो इतना मास होता है कि इसका वेट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। तो अब इसमें थ्रस्ट फोर्स के साथ साथ, इसमें थ्रस्ट फोर्स तो लग ही रहा था, इसमें भी लगेगा, साथ साथ इसका वेट भी आएगा, तो नेट फोर्स आपको लेना पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स विथ वेट, है ना। उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो रॉकेट की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या होगी अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसरो ने इंडिया का एक रॉकेट लॉन्च किया है, इसमें इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी भी टी टाइम पे उसका मास क्या है m, और t इक्वल्स टू 0 पे मास क्या था m0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। मान लेते हैं किसी भी मतलब u कुछ वेलोसिटी है और वहाँ से फायर हुआ है, मान लेते हैं ऐसे, और जनरल करने के लिए मैंने कर दिया। लास्ट में अगर मान लो 0 से शुरू होगा तो u को 0 डाल देंगे, और वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे v है, तो मतलब v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो आपको पता है m मास अगर है तो इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट बिल्कुल नीचे mg ये लग रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि मास पूरे टाइम यहाँ से कम होता जा रहा है तो एग्जॉस्ट निकलने के कारण इस पर एक थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, थ्रस्ट FTH, ठीक है। अब ये ऊपर जाना शुरू होगा, है ना, तो ऊपर जाने लगेगा तो इसकी एक्सेलरेशन ऊपर होगी, और एक्सेलरेशन आपको मैंने दिखा दिया कि एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन जो भी आ रहा है वो आ रहा है थ्रस्ट फोर्स के कारण, सही है। तो इसमें नेट फोर्स में एक mg भी आ जाता है, ठीक है, और m टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये फोर्स भी वेरिएबल हो गया, सही है। तो जब वेरिएबल नेट फोर्स होता है तो कैसे उसको लिखते हैं, आ जाओ काइनेमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगाते हैं। तो F नेट इज इक्वल्स टू ma, ओके। नेट फोर्स क्या लगेगा देखो ध्यान से, ऊपर थ्रस्ट फोर्स और नीचे mg इक्वल्स टू ma, a के जगह लिखोगे dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt, क्योंकि ये वेरिएबल मास है ना, तो फोर्स भी वेरिएबल हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन में dv बाई dt लिखना पड़ेगा। तो थ्रस्ट फोर्स लिखोगे v रिलेटिव dm बाई dt। अब आपको पता है कि मास टाइम के साथ कम हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस dm बाई dt, क्योंकि ये टाइम के साथ मास कम हो रहा है, सही है, माइनस mg इक्वल्स टू m dv बाई dt। अब क्या करो, m बाई dt है उसको इधर भेज दो, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा dt बाई m से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो dt से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, तो dt से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे v रिलेटिव माइनस में dm बाई m हो जाएगा, सही है। तो dm बाई m हो गया क्योंकि m से डिवाइड कर दिया, और माइनस ये m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ क्या बचा, केवल dv। अब इसको इंटीग्रेट कर दो ऐसे, ठीक। तो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है और मास m0 है, और t पर वेलोसिटी v है और मास m है। मैंने ये सब कुछ यहाँ लिख रखा है। अब बढ़िया सा इंटीग्रेशन है, इसको कर लो। तो dm बाई m का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln m, है ना, लॉग आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए लॉग लिखते हैं यहाँ पर ऐसे, तो इधर आ जाएगा, एक तो माइनस है तो माइनस v रिलेटिव dm बाई m होगा ln m, और लिमिट कहाँ से कहाँ ले जाओगे, m0 से m। अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस gt, और इसकी लिमिट होगी 0 से t, और यहाँ क्या आ जाएगा v, और इसकी लिमिट हो जाएगी u से v, ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस है इसमें इन दोनों के लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, है ना, या फिर आप इसको माइनस को बाद में ले जाना। तो log a माइनस log b होगा। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई log b।
तो पहले तो ये माइनस को अंदर ले जाओ और इसकी जो लिमिट है वो इंटरचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे v रिलेटिव ln, इंटरचेंज करोगे तो ये पहले आ जाएगा m नॉट माइनस ln m। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसको पहले लिखोगे फिर माइनस लिखोगे, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो देखो ये चेंज हो जाएगा। कोई भी एक तरीका लगा लो, माइनस जी टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो इसको कर दो वी रिलेटिव लॉग एम नॉट बाय एम माइनस जी टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो इधर आप ले आओ u को और v लिख लो ऐसे। ठीक है, तो v लिखोगे किसी भी t टाइम पे v क्या आएगा, v इक्वल्स टू, देखो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, u इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ऐसे याद रखना v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। ये तो था ही क्योंकि आप ऊपर ले जा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, है ना। अब एक्स्ट्रा ये आ गया, ये v रिलेटिव है, एक्स्ट्रा ये आ गया तो प्लस v रिलेटिव लॉग एम नॉट बाई एम। ठीक है, ये आ गया। अब इसका स्पेशल केस अगर ले लें, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस क्या है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, है ना, जीरो से शुरू कर रहा है और जब वो ऊपर चला गया तो वहां पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया, तो वहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, g भी जीरो हो गया मान लो, तो ये दोनों टर्म खत्म हो गए। तब v की वैल्यू क्या आएगी, v इक्वल्स टू v रिलेटिव लॉग m ज़ीरो बाई m, ये आ जाएगा वेलोसिटी। तो देख रहे हो ये कांस्टेंट नहीं है, ये m जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये चेंज होगा, मतलब टाइम से नहीं चेंज हो रहा है, ये टाइम का फंक्शन नहीं रहा। उसके बाद अब मास पे डिपेंड करेगा वहाँ ऊपर जाकर, तो उसी हिसाब से यहाँ जो साइंटिस्ट होते हैं अगर उनको स्पीड चेंज करना होता है तो रॉकेट के अंदर जो मास है उसको चेंज करते हैं वो, तो अपने आप ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये था रॉकेट प्रोपल्शन और रॉकेट की वेलोसिटी की कहानी। अब कुछ और भी एप्लीकेशन लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो वेरिएबल मास के सिस्टम का रहेगा। ठीक है, उसमें भी वेलोसिटी निकालने का कभी पूछ सकते हैं आपसे, या थ्रस्ट फोर्स से रिलेटेड कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है, ये सब क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है वेरिएबल मास पे बेस्ड, इसमें क्या हो रहा है कि एक हॉपर है, इसको हॉपर बोलते हैं, और हॉपर का काम क्या है कि ये इसमें कुछ रेत है, सैंड है ना, तो सैंड इसमें से इस पे गिर रहा है और वो म्यू केजी पर सेकेंड के रेट से गिर रहा है, तो म्यू केजी पर सेकेंड, है ना, तो पर सेकेंड कितना मास इसमें जमा हो जाएगा, तो म्यू जमा हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिया गया कि इनिशियल मास इसका m है और इनिशियली ये रेस्ट पे था, वेलोसिटी इसकी जीरो थी, है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स से इसको खींच रहे हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं, तो बताइए किसी भी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो हो क्या रहा है कि आप एक ट्रॉली को खींच रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उसमें हर समय मास उसमें बढ़ता जा रहा है, बस ये एक नया हो गया। तो क्या ये वेरिएबल मास सिस्टम हो गया, बिल्कुल वेरिएबल मास सिस्टम ही हो गया। तो चलो इसके लिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स पता करते हैं कि किधर लग रहा होगा, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी। तो मान लेते हैं लेट एट एनी टाइम, लेट एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इक्वल्स टू v। ठीक है ना, v वेलोसिटी है किसी भी समय पे, ठीक है, किसी भी समय पे वेलोसिटी v है ट्रॉली की। अब आपको क्या चाहिए, dm बाई dt आपको पता है, dm बाई dt क्या है, तो dm बाई dt लिखा हुआ है म्यू kg पर सेकेंड, पर वो छोड़ो, टाइम के साथ मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये बताओ। तो टाइम के साथ ये तो बढ़ रहा है, इसका मतलब dm बाई dt पॉजिटिव हो गया। अब आपको v रिलेटिव चाहिए, है ना, v रिलेटिव, तो v रिलेटिव क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सैंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली।
तो ट्रॉली की वेलोसिटी किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, प्लस आई कैप में। कितनी होगी, आपने v ले रखा है, तो सैंड की वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा था, हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं है, माइनस v आई कैप। इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो v रिलेटिव इज माइनस v आई कैप। ये हो गया इसका v रिलेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, थ्रस्ट फोर्स होता है v रिलेटिव dm बाई dt, यही होता है। तो v रिलेटिव नेगेटिव, dm बाई dt पॉजिटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। इसका मतलब आपने इधर प्लस लिया है तो इसको थ्रस्ट फोर्स किधर की ओर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा थ्रस्ट फोर्स, तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट फोर्स आपको पता है इक्वल्स टू ma लिख देंगे। तो किसी भी t टाइम पर इस पे मास कितना जमा रहेगा, इस पर मास कितना जमा रहेगा, इसमें कुछ मास एक्स्ट्रा आ चुका है, ये जो जमा हुआ यहाँ पर है ना, तो t टाइम पर मास कितना आ गया, तो म्यू इंटू टी आ गया, और इसके खुद का मास क्या था, m था, खुद का मास। अच्छा, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, F, और इधर क्या लग रहा है, FTH, थ्रस्ट फोर्स, सही है। तो चलो इसको अगर लिखोगे तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma लिखोगे, तो नेट फोर्स इसमें क्या हुआ, F माइनस FTH इक्वल्स टू ma। m कितना है, m प्लस म्यू टी इंटू ए। अब a को क्या लिखोगे, dv बाई dt, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो F माइनस थ्रस्ट फोर्स कितना है, थ्रस्ट फोर्स था v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, तो v रिलेटिव क्या है, v, और डी एम बाई डी टी क्या है, म्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया v इंटू म्यू। अच्छा, ये यही रहा m प्लस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी। अब यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, तो इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा और इन दोनों को एक साथ, तो इधर dt चला गया और इधर m प्लस म्यू टी आ गया, है ना, इधर जा गया, और इसको इधर ले जाते हैं, तो dv बाई f माइनस v इंटू म्यू, म्यू को पहले लिख देते हैं, इंटू म्यू v, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या था, 0, और v वेलोसिटी निकालना है t टाइम पर, तो ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो फिर से इसका फॉर्म कैसा बन गया, dx बाई a प्लस bx का फॉर्म। तो ये मैंने आपको कैलकुलस में सिखाया था कि dx बाई a प्लस bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln a प्लस bx, और जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता था, है ना, वही काम करना है। तो t के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, म्यू, है ना, और यहाँ पे v के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस म्यू। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो चलो दोनों साइड ही लॉग होगा, दोनों एक टाइप का इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आइए एक साथ, ठीक है। देखिए, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये dx बाई एक्स का फॉर्म है, मैंने बता रखा है यहाँ पे क्या लाना है, तो आंसर लिखो ऊपर। तो आ गया आंसर 1 बाई बी है, तो इसकी कोफिशिएंट क्या है, म्यू, इसकी कोफिशिएंट म्यू है, तो 1 बाई म्यू आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 1 बाई म्यू इक्वल्स टू ln m प्लस म्यू टी, m प्लस म्यू टी, लिमिट 0 से t, 0 से t, ठीक। इधर लेकिन क्या होगा, इधर माइनस आ जाएगा, माइनस 1 बाई म्यू, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट में माइनस म्यू है, तो माइनस 1 बाई म्यू ln f माइनस म्यू v फ्रॉम 0 टू v, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहले t रखोगे, म्यू तो काट ही लो, ठीक है, और ये माइनस होगा, इसको अंदर ले जाएंगे बाद में, तो t की जगह t आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ln
m प्लस म्यू टी माइनस एक बार 0 डालो तो ln m आ जाएगा, है ना। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, log a माइनस log b को log a बाई b कर सकता था। माइनस इसको ले जाओ तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा, तो पहले 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ln 0 डालने पे f रह जाएगा, क्योंकि माइनस में ले गया अंदर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस ln, अब v की जगह v रखोगे तो f माइनस म्यू v, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, तो log a माइनस log b है, तो लिखेंगे log a बाय log b, है ना, बाय log b। और इधर कैसे लिखेंगे, log a बाय log म्यू b, है ना, a बाई b, ठीक। अब दोनों साइड log है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेट किए जा सकते हैं। तो क्यों ना इसको मैं छोटा कर लूँ, तो इसको m से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो m से डिवाइड करने पे ये क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा म्यू बाई m इंटू टी, और इसको f से नीचे ले जाता हूँ डिवाइड करके, तो 1 बाई 1 माइनस म्यू बाई f इंटू वी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आपको v चाहिए तो v को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ओके। तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू बाई एफ इंटू वी, और ये चला गया नीचे, तो नीचे जाने पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, एलसीएम ले लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं। तो इसको नीचे ले गए तो 1 बाई 1 प्लस म्यू बाई एम इंटू टी, एलसीएम ले लो, m चला जाएगा ऊपर, है ना, तो m। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ऐसे हो गया, ठीक है, वापस वही लिख दिया मैंने। अब आपको v चाहिए तो इसको इधर ले आइए, तो 1 माइनस m बाई एम प्लस म्यू टी इक्वल्स टू म्यू बाई एफ इंटू वी, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया मैं, ठीक। अब v चाहिए तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेकर, तो m प्लस म्यू टी माइनस m बाय m प्लस म्यू टी इंटू f बाई म्यू, ठीक है, ऐसे इक्वल्स टू v आ गया। तो यहाँ से ये दोनों तो कट ही गए, और अब म्यू भी कट जाएगा, है ना, अब म्यू भी कट जाएगा, ये म्यू और ये म्यू भी कट जाएगा, तो क्या f इंटू टी आ गया, f इंटू टी बाई m बाई m प्लस म्यू टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट क्या बिल्डअप करना है यहाँ पर, कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लग रहा है, इसको आप किसी भी t टाइम पे जो मास आया उसको m प्लस म्यू टी लिख कर dv बाई dt कर देना, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इंटीग्रेट किया और फिर बेसिक मैथ्स है बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल मास इंट्रोड्यूस हुआ था, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन आपको पता करनी होती है, किस डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड आपने निकाला, और किसी भी टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकाल ली, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma करके, जिसमें a क्या है, dv बाई dt है। तो रॉकेट प्रोपल्शन में भी यही काम हुआ था, अंतर ये था कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में था, जिसमें f एक mg फोर्स जैसा था, है ना, तो काम बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक पे, फिर इसको क्लोज करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लेते हैं। इसमें क्या है, एक चेन है जिसकी मास m और लेंथ l है, ठीक है, एक जंजीर, उसको इस फर्श से, इस फ्लोर से
जस्ट टच करके रखा गया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अभी नहीं है। अब इसको यहाँ से ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा कि ये धीरे धीरे यहाँ पे जमा होना शुरू होगा। तो आपको बताना है जब ये जमा हो रहा है किसी भी टी इंस्टेंट पर, जैसे इतना जमा हो गया है ऐसे, ठीक है, तो अब बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल बताना है। जैसे ऐसे जमा हो गया था सपोज, है ना, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा यहाँ से ग्राउंड से। जब मैं आपको ये बता देता हूँ, जब यहाँ से इनिशियल पोजीशन से मान लीजिए x लेंथ नीचे जा चुका है ना, इतनी लेंथ नीचे जा चुकी है, ओके। तो ये x लेंथ नीचे जब जमा हो गया है तो बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन इसको कितनी फील हो रही है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है फ्रॉम द फ्लोर, ये सवाल है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको भी समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर जो यहाँ पर मास है जो गिर रहा है ना, पहले से मान लीजिए इतना जमा था और अब जो नया गिरेगा वो dx गिर रहा है ना, ये dx ले लेते हैं, यही dx वाला मास अब जाके नीचे गिरेगा। ऑल्दो ये वाला होना चाहिए, पर वहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं ठीक से, तो मैं यही dx ले रहा हूँ, ठीक है, dx। तो dx कैसे लेंगे, तो dm मास, लेट dm मास फॉल्स, ठीक है ना, इन dt टाइम। तो dm बाई dt, dm पहले क्या होगा वो लिखते हैं, तो dm होगा लैम्डा dx, और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। ये मैंने वैसे पहले भी शुरुआत में मैंने आपको सिखाया था, एक लैम्डा, एक सिग्मा और एक रो, 3 होते हैं ना। तो लैम्डा मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया, ए मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ कितना है dx, तो ये हो गया dm। अब dt टाइम पे गिर रहा है, तो इसके गिरने के कारण एक थ्रस्ट फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स डेवलप होगा। तो थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि ये भी वेरिएबल मास सिस्टम हो गया, क्योंकि हर टाइम पे मास यहाँ पे जमा होता जा रहा है, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम हो गया, ठीक है। तो पहले किसी भी t टाइम पे अगर m मास है, तो अब dt टाइम पे फिर मास चेंज हो जाएगा, तो कितना इस पे नॉर्मल रिएक्शन किसी भी t टाइम पे लगेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स कैसे लिखते थे, v रिलेटिव इंटू dm बाई dt। अब dm बाई dt पॉजिटिव है क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है, तो v को v ही रख लेते हैं, dm बाई dt यहाँ पे लिखोगे लैम्डा dx, ठीक है, बाई dt। अब देखो ये dx बाई dt क्या है, ये तो यही x के चेंज होने का रेट है, तो फिर तो ये वही वेलोसिटी हो गई जो आप यहाँ से बैठकर इस चेन को गिरते हुए देखोगे। इसका मतलब ये तो यही हो गया v रिलेटिव। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को v लिख सकते हैं, तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर लैम्डा। तो अब से आपको एक और फॉर्मूला याद करके रख लेना है कि थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बच्चों, थ्रस्ट फोर्स होता है, अगर आप मास पर यूनिट लेंथ आपको पता है तो आप लिखेंगे v स्क्वायर इंटू लैम्डा, अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो, ठीक है ना, ये हो गया। अब v की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो अगर x लेंथ नीचे गिर रहा है तो ये तो फ्री फॉल हो रहा है ना, फ्री फॉल हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वही ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी होगी। ये वाले पॉइंट पे किसी भी पॉइंट को आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा है, तो सारे के सारे सेम वेलोसिटी से गिर रहे होंगे, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gx, सिंपल, यही होगी वेलोसिटी, सही है। तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू लैम्डा, और v क्या हो गया, √2gx का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा, मतलब 2 लैम्डा x इंटू जी, ये हो गया, है ना।
2 को मैंने ऐसे रखा, g को उधर लिख दिया, लैम्डा x हो गया। तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। अब आते हैं नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखो क्या है, यहां पर चेन है ऐसे, है ना, ये चेन है। ठीक, तो क्योंकि ये x लेंथ नीचे गिरा है तो यही तो x लेंथ यहां पर जमा होगा, नहीं यही x लेंथ जमा होगा। तो कितना मास जमा हुआ, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो ये मास कितना हो गया, ये मास हो गया लैम्डा एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये लैम्डा एक्स अगर मास हो गया तो इस पर वेट कितना लग रहा होगा, m इंटू जी, mg हो गया। सही है। अब नॉर्मल रिएक्शन आपको ऐसे मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ थ्रस्ट फोर्स भी आपको मिल रहा है नीचे, क्योंकि चेन नीचे गिर रहा है, तो ये झटका लगाएगा ये फोर्स। सही है, तो ये फोर्स नीचे की ओर ऐसे थ्रस्ट फोर्स भी डेवलप कर रहा है, थ्रस्ट फोर्स। तो अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, दिस इज mg, है ना, तो mg प्लस थ्रस्ट फोर्स, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, mg कितना है देखो यहां से, तो लैम्डा x इंटू जी, और थ्रस्ट फोर्स कितना है 2 लैम्डा x इंटू जी, 2 लैम्डा x इंटू जी, मतलब 3 लैम्डा x इंटू जी आएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको आप डायरेक्ट भी रिजल्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर चेन नीचे गिरता है तो x लेंथ गिरेगा तो 3 टाइम्स ऑफ इट्स वेट नॉर्मल रिएक्शन फील करेगा वो। ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, एक सिस्टम और मैं बता देता हूं जो आगे फ्लूइड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्लूइड के कारण एक थ्रस्ट फोर्स डेवलप होगी, वो आगे भी आपको मिलेगा, लेकिन इसी फॉर्मूले से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए अगर एक पाइप है, ऐसे पाइप, और पाइप से लिक्विड बहुत तेज से ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत तेज से, तो अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ रखोगे तो इसको भी वो फोर्स फील होगा, या फिर इसको अगर पाइप को देखोगे तो पाइप को रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं बस पाइप के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसकी एरिया अगर a है और इसका लेंथ अगर l है, ऐसे लेंथ l है, ठीक है, तो देखना ध्यान से कि इस लिक्विड के v वेलोसिटी से निकलने के कारण इसको एक थ्रस्ट फोर्स फील होगा। ठीक है ना, थ्रस्ट फील होगा, इसीलिए इसको आपको पकड़ के रखना पड़ता है। तो थ्रस्ट फोर्स कितना फील होगा, तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इंटू लैम्डा। तो लैम्डा को क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, तो v स्क्वायर है यहाँ पर, और ये हो गया लैम्डा। लैम्डा को क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ। सही है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, उसमें से आप अगर एरिया को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ऐसे एरिया और एरिया, ये v स्क्वायर है, एरिया और एरिया, है ना, तो ये वाला टर्म क्या बन गया, वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया, देखो इधर, मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी। तो ये बनेगा रो ए वी स्क्वायर। तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ए एरिया से निकल रहा है, खैर इसके लेंथ की जरूरत, ठीक है कोई बात नहीं, ले सकते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ में, या फिर आप dm बाई dt ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ dm बाई dl। फिर भी मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा, और एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने तो ये वॉल्यूम बन गया, तो मास बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी। ठीक है, तो ये थ्रस्ट फोर्स लगाता है। या अपना पुराना फॉर्मूला से अगर करना चाह रहे होते तो v रिलेटिव dm बाई dt, तो dm बाई dt मतलब पर यूनिट लेंथ कितना मास निकल रहा है, तो मास कितना निकल रहा है, तो v वेलोसिटी से t टाइम कवर कर रहा है, तो ये हो गई लेंथ, ठीक है, इनटू ये हो गया लेंथ इनटू एरिया हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया मास। समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ dm को लिख रहा हूँ मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम को लिख रहा हूँ एरिया इंटू
लेंथ, और लेंथ को लिखा मैंने वेलोसिटी इंटू टाइम। मेथड 2 बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये क्या बन गया v स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे dt डिवाइड में भी होगा तो dt और dt कैंसिल, तो v स्क्वायर इंटू रो ए वी। ये भी थ्रस्ट फोर्स एक अलग मेथड से निकल आया। तो अगर लिक्विड के बारे में हो, अब वैसे लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आपको फील करने के लिए मैंने बता दिया कि अगर ए एरिया वाले पाइप से v वेलोसिटी से अगर रो डेंसिटी का कोई लिक्विड बाहर निकलता है तो उस पाइप को इतनी वेलोसिटी, इतने फोर्स से वो पीछे पुश करता है, तो आपको रोकने के लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोर्स होगा, इसलिए कभी पाइप से बहुत तेज अगर निकलता है तो बिल्कुल ऐसे पाइप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है ना, और अगर धीरे से निकल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। तो उसको रोकने के लिए, स्ट्रेट रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। खैर ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। तो ये था वेरिएबल मास सिस्टम, कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये चैप्टर आप बढ़िया से एंजॉय किए होंगे और सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक, एक एक जो टॉपिक है उस पे बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है और थ्योरी को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर हुआ है ना। तो थ्योरी भी काफ़ी होगा, नोट्स भी आपके होंगे, तो नोट्स को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन, हैप्पी सॉल्विंग। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।